नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल दर साल इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं और एक बार फिर हम आज हाजिर हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूसा में आयोजित कृषि मेले की झलक, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो ये पहाड़ी क्षेत्र खास तौर पर पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की खेती बाड़ी का भी जवाब नहीं। एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल यहाँ के लिए भी विकसित की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर का ये एकीकृत कृषि प्रणाली यानी IFS मॉडल राजबाग गांव में है। ये गांव कठुआ जिले की हीरनगर तहसील के अंतर्गत आता है। क्षेत्र की बात करें तो ये मॉडल काफी बड़ा है। कम से कम 10 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर की धरती और जलवायु बागीचों के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस मॉडल में लीची और नींबू वर्गीय पेड़ लगे हैं। 3 एकड़ जमीन पर फैले ये बागीचे अच्छी खासी कमाई दे रहे हैं। साथ ही घर के पिछले हिस्से में मुर्गियां भी पल रही हैं और डेयरी इकाई भी लगी हुई है। डेयरी इकाई में 5 दुधारू पशु आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ बहुत ही विकसित गोबर गैस प्लांट भी लगा है और बहुत ही कम खर्चे वाली वर्मी कंपोस्ट इकाई भी। गोबर गैस प्लांट से बेहतरीन खाद तो मिलती ही है, खाना पकाने के लिए गैस भी मिल जाती है और आप चाहें तो बल्ब भी जला सकते हैं। इसी तरह वर्मी कंपोस्ट खाद के तो क्या ही कहने। जम्मू कश्मीर IFS मॉडल में मछलियों के तालाब भी हैं और मशरूम की इकाई भी। जमीन के ज्यादा हिस्से पर बासमती चावल और गेहूं उगाए जा रहे हैं। 1 एकड़ जमीन पर मौसमी सब्जियां लगी हैं। इन सब्जियों से अच्छी खासी कमाई हो रही है और घर की जरूरत भी पूरी हो जाती है। कुछ जमीन पर मक्का और मौसमी चारा बोया जा रहा है। इतनी विविधता की वजह से ही राजबाग गांव का ये IFS मॉडल जबरदस्त कमाई दे रहा है। 1 हेक्टेयर से यहाँ 1,73,000 रुपए की सालाना आमदनी हो जाती है, जो आम खेती के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 1 हेक्टेयर में इतनी कमाई हो रही है तो सोचिए 10 एकड़ में कितनी आय होती होगी या कितना मुनाफा किसान को मिल सकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने का अद्भुत तरीका है, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का गोबर बेहतरीन कंपोस्ट बनाने में काम आता है। IFS मॉडल में फसल विविधता की बड़ी अहमियत है। इसमें अन्य फसलों के अलावा सब्जी और फलदार पौधे लगाए जाते हैं। पशुपालन, मछली पालन या फिर कृषि से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। आय बढ़ाने के मामले में IFS मॉडल बेहद कारगर विधि है। और अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं इस समय किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर। फरवरी माह पपीते की खेती के लिए पौध तैयार करने के लिए उपयुक्त है। जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध हो, वहां फरवरी से लेकर मार्च तक पपीते के पौधे लगाएं। पहले किसान पपीते की पौध नर्सरी में तैयार कर लें। पपीते की खेती के लिए किसान रोग अवरोधी किस्मों का चयन करें। 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में या गमले या पॉलीथीन बैग में पौध तैयार करें। बीज की बुआई से पहले क्यारी को 10% फॉर्मेल्डिहाइड के घोल का छिड़काव करके उपचारित करते हैं। फिर बीज 1 सेंटीमीटर गहरे और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। किसान चाहे तो नर्सरी से भी पौधे खरीद सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्यावरण का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और ऐसे में पर्यावरण संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही किसान और पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम भांबू की, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए आवाज उठाई और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इनके लिए समर्पित कर दिया। इनके संघर्ष और लगन को देखते हुए सरकार ने साल 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आइए जानते हैं इन किसान के बारे में। हिम्मताराम भांबू का जन्म 14 फरवरी वर्ष 1956 में नागौर जिले के सुखवासी कस्बे में हुआ था। श्रमिक किसान परिवार के घर पैदा हुए हिम्मताराम ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद वो खेती और गौ सेवा में जुट गए। हिम्मताराम को शुरुआत से ही पर्यावरण की रक्षा करने में रुझान था। यही कारण था कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा में खुद को समर्पित कर दिया। हिम्मताराम भांबू पिछले 25 वर्षों से रोपण और संरक्षण कर रहे हैं। वो नागपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर जैसे जिलों में प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो वर्ष 2013 से ग्रीन इंडिया मिशन के लिए महावीर इंटरनेशनल संस्थान नागपुर से भी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहना मिली है। पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम भांबू ने वर्ष 1999 के दौर में नागौर जिले में ही 6 हेक्टेयर जमीन खरीदी। साथ ही उन्होंने वर्ष 1999 से वर्ष 2010 तक हर वर्ष 1000 पौधे रोपे। इन 11 वर्षों में कुल 11,000 पौधे वहां लगाए और अब वो जगह हरे भरे जंगल में तब्दील हो गई है। अपनी लगन व निष्ठा से इन्होंने वर्ष 1975 से जुलाई 2020 तक की अवधि में कुल 5,50,000 पौधे रोपे और वो पौधे अब तकरीबन 3,50,000 छायादार पेड़ बनकर संपूर्ण नागौर जिले की रौनक बढ़ा रहे हैं। वह शहर तथा जिले की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। हिम्मताराम भांबू ने अपने जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने कोई पौधा न रोपा हो। हर वर्ष 5 से 7,000 पौधे तो वो रोपते ही हैं या रोपने की प्रेरणा देते हैं। हिम्मताराम भांबू ने पर्यावरण संरक्षण और इसके भविष्य में होने वाले लाभ के उद्देश्य से 1975 से वर्ष 2020 की अवधि में 1277 वन महोत्सव, 972 पर्यावरण संगोष्ठियां व 132 पर्यावरण चेतना सम्मेलन आयोजित भी कराए हैं। राजस्थान के विभिन्न शहरों कस्बों में बड़े स्तर पर आयोजित कर जन जागृति पैदा की है, जिसमें जयपुर, भीलवाड़ा, नाकोड़ा, जालौर, रामदेवरा, पाली, जैतारण, सालासर, सीकर तथा जैन तीर्थ नाकोड़ा शहर शामिल है। हिम्मताराम भांबू पर्यावरण संरक्षण के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण और वन्य जीवों का बचाव करना बेहद जरूरी है। हमारी कुदरत ने हमें जीने और खुश रहने के लिए बहुत सुंदर वातावरण दिया है, इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सुरक्षित और स्वस्थ रखें। उन्होंने भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाने के लिए भी प्रेरित किया है। इनका मानना है कि सभी के योगदान से ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पूसा कृषि मेले की खास झलकियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। दिल्ली स्थित पूसा मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय कृषि मेले का आगाज हो गया है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस कृषि मेले का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो चलिए आपको भी हम लेकर चलते हैं पूसा स्थित मेले ग्राउंड में और देखते हैं इस मेले की कुछ खास झलकियां। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के पूसा के मेला ग्राउंड के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयोजन किया गया है किसान मेले का, और इस बार बता दें कि 25, 26, 27 फरवरी तक यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया है और इसका जो विषय है वो रखा गया है आत्मनिर्भर भारत। हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, हमारे किसान आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सके, इसके लिए इस मेले का आयोजन किया गया है ताकि नई नई तकनीकों, नई नई किस्मों की जो जानकारियां हैं हमारे किसानों तक जल्द से जल्द पहुंच सके और वो इनका इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन बता दें आपको कि यहाँ पर कई तरह की सावधानियां भी बरतने की हिदायत दी जा रही है हमारे किसानों को, क्योंकि कोविड-19 के संकट के चलते यहाँ पर लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि वे मास्क पहन कर आएं, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का जरूर ध्यान रखें। तो फिर आइए अंदर चलते हैं, क्या कुछ खास जानकारियां इस मेले के माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं, हम भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें भी यहाँ पर पहनना होगा हमारा मास्क, क्योंकि हम मास्क नहीं पहनेंगे तो दूसरों को किस तरह से प्रेरित करेंगे कि वो भी मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखें। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ खास है इस बार के मेले में। आइए हमारे साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हर वर्ष इस मेले का आयोजन करता है। हमारा जो परिषद है वो हमारे किसानों की उन्नति के लिए निरंतर कार्यरत है और आगे भी यूं ही लगातार कार्य करता रहेगा। और इसी दिशा में इस मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जहां पर न केवल दिल्ली के आसपास के बल्कि देश भर के किसान आते हैं और खेती किसानी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जानकारियां हासिल करके जाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो हमारे कृषि उद्यमी हैं उनके लिए भी ये एक मंच होता है कि वो यहाँ पर आएं, अपने जो उत्पाद हैं उनकी बिकवाली करें, उसकी जो है मार्केटिंग करें, बाजारीकरण के लिए उन्हें यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ पर इस बार बता दें कि कई तरह के पंडाल लगे हुए हैं जिस पर कृषि के क्षेत्र के अलग अलग जो भाग होते हैं, जैसे बागवानी है, फसल है, पशुपालन है, इनके संदर्भ में जानकारियां यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। तो फिर आइए अलग अलग पंडालों का हम रुख करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की जानकारियां यहाँ पर किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं और हमारे किसान किस तरह से उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले पंडाल के अंदर। तो किसान मेला 2021 में हम इस वक्त मौजूद हैं पूसा की मेला ग्राउंड में और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत विषय को लेकर इस मेले का आयोजन किया गया है। डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जान लेते हैं इस मेले के बारे में, इस विषय के संबंध में यहाँ पर किस प्रकार की जानकारियाँ हमारे किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। डॉक्टर संजय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। इस मेले के बारे में बताइए, इस विषय के बारे में बताइए। जैसा कि ज्ञात है आपको कि आत्मनिर्भर किसान ये है इस मेले का थीम, और यहाँ इस वर्ष जो है हर वर्ष के भांति इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है
कि जितनी भी नई हमारी प्रजातियां आई हैं, चाहे वो धान में आई हों, दलहन में आई हों, फलों में आई हों, सब्जियों में आई हों, फूलों में, उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं थीमेटिक पंडाल में। और यहाँ जितने भी ICAR के रिसर्च जो शोध संस्थान है वो करीबन जो है 60 अपनी स्टॉल लगाई हैं, जो यहाँ पे जितनी भी नई तकनीकी है उनको दर्शाया गया है चार्ट के द्वारा से। और साथ ही यहाँ पे जो विचार विमर्श पंडाल बनाया गया है, जहाँ पे 7 टेक्निकल सत्र रखा गया है, जहाँ पे जो नए कृषि बिल हैं या नए जो आयाम है या कृषि के हैं कह लें, या हमारी नई वैरायटी आ रही है धान से लेकर औद्यानिक फसलों में इत्यादि, उस पर चर्चा होगी। साथ ही महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक विशेष सत्र है जहाँ पे MP महोदय आ रही हैं। साथ में हमारे जो राज्य मंत्री हैं श्री कैलाश चौधरी वो आ रहे हैं, रूपाला जी का भी आना है इस फंक्शन में। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ किसान जो आ रहे हैं उन्हें निर्देश दिया गया कि चूँकि ये कोरोना काल है तो यहाँ हम ये करें कि पहले मास्क पहने और दूरी बनाकर, और सारे जितने भी हमारे थोड़ा छोटे पैमाने पे है इस बार, क्योंकि कोरोना काल है, बहुत ज़्यादा भीड़ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी किसान आ रहे हैं उन्हें हम रजिस्टर करके उन्हें एक मास्क भी मुहैया करा रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि आप दूरी बना के सारे मेले में का लुत्फ़ लीजिए। यहाँ पे हम जहाँ आप मेले से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एक वो बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए कि जो किसान पहली बार जो नवीन किस्में हैं हमारे, चाहे वो दलहन में हो, गेहूँ में हो, धान में, गेहूँ नहीं, गेहूँ तो सारा दलहन में और ऑयल सीड में, इनमें जो भी नई किस्में उनको दिखाया गया है किस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, किस स्टेज पर हैं। साथ ही सब्जियों में चाहे वो जो हाईटेक फार्मिंग है या हम कहें हाइड्रोपोनिक्स है, और उसके साथ साथ पॉली हाउस में जितनी भी हमारी हाईटेक जो पॉली हाउस कल्टीवेशन है उसमें जो हमारी देसी किस्में हैं, जो देसी सब्जियां हैं उनको हम कर रहे हैं। साथ ही जो नए जो शिमला मिर्च है, कलर्ड कैप्सिकम है, गाइनोशियस ये जो कहते हैं जो क्यूकम्बर है इत्यादि, बेल पेपर है, ये सारी जो हम लगाते हैं और उसको भी दिखाते हैं कि किसान अब उनमें भी जाएं जो स्वावलंबी बन सकते हैं और उनको अपना भी सकते हैं। साथ ही फूलों में जहाँ गेंदे की है, गुलदाउदी है, जहाँ कट फ्लावर की खपत जहाँ बढ़ रही है, जहाँ मांग उसकी आ रही है, तो उसको भी कैसे लगाएं और मुनाफा कमाएं। फलों में सघन बागवानी, ड्रिप सिंचाई, सघन के साथ साथ ऐसी किस्में हों जो देसी बाज़ार में भी जाएं, निर्यात के लिए भी उपयुक्त हों, तो इस तरह की तकनीक जो है उनको बता रहे हैं। साथ ही जैसे नर्सरी व्यवसाय बहुत बड़ा एक व्यवसाय है खुद में, तो नए जो उद्यमी जो नए लोग सीख के आ रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको बताते भी हैं किस तरह से लगाएं और कहाँ से अनुदान ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको एक तरह से परामर्श भी दे रहे हैं, साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे हैं कि कहाँ से बीज मुहैया होगा, इसको कब से हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या किस संस्थानों से ले सकते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे पूरे देश भर से आए हुए जो हमारे संस्थान हैं वहाँ से आप चाहे आपको अगर नारियल पे लेना है तो वो भी संस्थान आया हुआ है, काजू पे लेना है तो वो भी संस्थान आया हुआ है। तो इस तरह से देश भर से जो भी किसान आएंगे वो यहाँ पे आके इस मेला का लुत्फ़ ले सकते हैं। जी, तो देश भर से संस्थान और किसान दोनों ही यहाँ पर आए हुए हैं ताकि हमारे किसानों को देश के हर कोने से जो भी जानकारियाँ हैं या फिर कहें किस्में हैं, फसलें हैं, उनकी जानकारियाँ मिल सके, तकनीकों के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी, आपने यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस मेले के संदर्भ में दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आपने देखा कि इस मेले में बहुत सारी जानकारियों का समावेश है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। नई दिल्ली के पूसा में मेला ग्राउंड जो है उसमें यहाँ आयोजित किया गया है इस किसान मेले का आयोजन 25 से 27 फरवरी तक। आप यहाँ पर आइए, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। विचार विमर्श एक अलग से यहाँ पर सेगमेंट बनाया गया है, आप वहाँ पर जा कर के अपनी जो भी आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आइए इस मेले में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कुछ खास है इस बार के किसान मेले में हमारे किसानों के लिए। चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम फसल सुधार यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से नई नई प्रजातियाँ विकसित की जा रही हैं और किस तरह से फसल सुधार के लिए हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजवीर यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनके स्टॉल पर क्या कुछ खास है और जो नई प्रजाति आई है 1692 उसके बारे में भी खास तौर पर इनसे जानकारी हासिल करते हैं। जी डॉक्टर राजवीर, बहुत बहुत स्वागत है। अपने स्टॉल के बारे में बताएं, किस तरह की जानकारियाँ आप लोग पहुँचा रहे हैं हमारे किसानों तक।
ये देखिए, मैं डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स की तरफ से या आनुवांशिक विभाग की तरफ से हमने ये अलग अलग फसलों की उन्नत किस्मों के बीजों की प्रदर्शनी लगाई हुई है, और जो किसान भाई इन उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, अब किस टाइम किस चीज़ के लिए ये किस्म उपयुक्त रहेगी, किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहेगी, किस टाइम इसकी बुआई हो सकती है, इसके अंदर क्या गुण है, इन सब की हम जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों को। जहाँ तक बात है कि आपको धान की एक नई किस्म के बारे में, तो हमारी धान की एक नई किस्म आई है पूसा 1692, पूसा 1692, जो तकरीबन उसी अवधि की है या उससे भी कम अवधि की है, जो 1509 एक किस्म है जो फार्मर कॉमनली जानते हैं, बासमती की किस्म है। इसमें बासमती के उतने ही अच्छे ट्रेट हैं जो 1509 में हैं, बल्कि इसमें चाकीनेस, जो पहली वैरायटियों में थोड़ी बहुत चाकीनेस थी, वो इसमें चाकीनेस नहीं है। इसकी औसत पैदावार 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसकी ड्यूरेशन है 115 दिन। 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और ये रोग प्रतिरोधी किस्म है। जितने भी रोग धान में आते हैं, ज़्यादातर से वो रोगों से ये किस्म टॉलरेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजबीर। तो देखिए 1692 किस्म जो है हमारे किसानों के लिए धान की, और एक बहुत ही अच्छा विकल्प यहाँ पर आई है, रोग प्रतिरोधी है, जल्द ही पककर तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता है इसकी। तो ऐसे में हमारे किसान इस किस्म का चयन कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टॉल की बात करें तो तरह तरह की किस्मों का यहाँ पर प्रदर्शन लगाया गया है, ताकि हमारे किसान उन्हें देख सकें, उनके बारे में जानकारियाँ हासिल करके उनका चयन करें और अपनी फसलों का अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल कर सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हम सभी जानते हैं कि खेती किसानी में कई ऐसी मिसालें हैं कामयाबी की, जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होती हैं। और आज एक ऐसे ही सफल किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, देश के उत्तर भाग से, जी हाँ, कश्मीर से हमारे साथ ये सफल किसान मौजूद हैं। और इनकी सफलता की दास्तान हम इनसे जानेंगे, क्योंकि इस किसान मेले में इन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है इनकी कड़ी मेहनत और इनकी सफलता के लिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम और अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम है गौहर अली लोन, मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील टंगमरग से। मैं करता हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशरूम, पोल्ट्री, शीप और सब्जी, वर्टिकल सब्जी, क्योंकि हमारे कश्मीर में ज़मीन का दायरा कम दिन ब दिन कम हो जाता है। मैंने नया 3-4 साल से वर्टिकल फार्मिंग की, 3-4 साल से मैंने वर्टिकल फार्मिंग की, क्योंकि कश्मीर में दिन ब दिन ये ज़मीन का दायरा कम हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छा रोल मुझे मिला उसमें। कम से कम डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, जो स्टेट हमारा कश्मीर, रियासत कश्मीर है, कम से कम 4-5 सवाल मुझे मिला था। यहाँ दिल्ली में, इस समय दिल्ली में हूँ, IITR इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर में। इस साल यहाँ मुझे मिलने वाला है नेशनल अवार्ड। बिल्कुल, तो खुद आपने निश्चय लिया कि खुद का काम करेंगे और मशरूम से आपने शुरुआत की, और आज अच्छे स्तर पर आप खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों को भी यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस मैं खुश हूँ, और जैसे हमें यहाँ पर नवाजा नेशनल अवार्ड से, अगर और भी हमें भी हौसला, माने हम भी बोलेंगे नहीं हम करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, खुद आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी यहाँ पर प्रेरित करेंगे कि वो खेती किसानी क्षेत्र में आगे बढ़ें, जो पलायन है उसे रोका जा सके। हमारे जो युवा हैं अपने क्षेत्र में ही खेती किसानी के कार्य करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे सफल किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें नवाजा जा रहा है, और भी लोग इनसे प्रेरित हों और खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब आपको बता दें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है।
आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देश्य सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसानों को कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की जिसे नाम दिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना। पीएम किसान मोबाइल ऐप जिसे कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्वयं पंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।